हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन अरीना खरखोदा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति व उसके मुख्य कारण। अंग्रेजों ने जब से भारत पर आधिपत्य जमाया, उनका विरोध तो तभी से शुरू हो गया था, परंतु एक व्यापक रूप से उनका विरोध 1857 में हुआ। उस 1857 की जो क्रांति थी, जो विद्रोह था, विद्वानों ने, इतिहासकारों ने उसको अलग अलग नाम दिए हैं। किसी ने इसको सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, किसी ने ईसाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र का नाम दिया है, परंतु यह व्यापक रूप से लगभग पूरे भारत में ये क्रांति का बिगुल बजाएगा। तो इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही कहेंगे। तो इसके जो मुख्य कारण थे, आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में जो अंग्रेजों की नीतियां थी राजनीतिक क्षेत्र में, उन्होंने भारतीय जो देशी राजा थे और जो जनता थी उसको अपने खिलाफ कर लिया। सबसे पहले जो 1798 से 1805 तक भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेल्लेस्ली। उसने सहायक संधि की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार अनेक देशी राज्यों को अपने प्रभाव में ले लिया और उन पर अपना आधिपत्य उसने जमा लिया। तो जो लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि की नीति थी, उसने भी भारत की जनता को और देशी राजाओं को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काया। दूसरा, जो लॉर्ड डलहौजी था, 1848 से 1856 तक भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसने विलय की नीति अपनाई, लैप्स की नीति अपनाई। इस नीति के अनुसार जब कोई देशी राजा निसंतान मर जाता था तो उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। अंग्रेजों की इजाजत के बगैर पुत्र गोद भी नहीं ले सकते थे। लैप्स की नीति के अनुसार जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, सतारा और झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इन देशी रियासतों के जो राजा थे वे सब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और विद्रोह के लिए तैयार हो गए। तो इस प्रकार जो राजनीतिक नीतियां थी, जो उनके कारण अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ। दूसरा कारण सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने जो भारतीय साहित्य था उसको घटिया और गंदा करार दिया, उसका तरह तरह से मजाक उड़ाया गया। इसलिए भी भारतीय समाज अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। दूसरा, कुछ काम अंग्रेजों ने अच्छे भी किए सामाजिक क्षेत्र में। जो सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा पुनर्विवाह, ऐसे कार्य किए जो अच्छे कार्य थे। परंतु भारत का उस समय जो रूढ़िवादी समाज था, इसने अपने खिलाफ समझा कि जो अंग्रेज हैं हमारे सामाजिक ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं, हमारे समाज को बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये अच्छे काम किए थे, परंतु इन कामों को जो रूढ़िवादी समाज था उसने अपने खिलाफ समझा। जैसे 1829 में सती प्रथा बंद कर दी गई। सती प्रथा के अनुसार जब कोई पुरुष मर जाता था तो उसकी स्त्री को उसके साथ जिंदा जल जाना पड़ता था। अगर जिंदा नहीं जलती तो जबरदस्ती जलती हुई चिता में उसको डाल देते थे। तो अंग्रेजों ने इस प्रथा को बंद किया। बाल विवाह, छोटे छोटे लड़के और लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, इसका भी अंग्रेजों ने विरोध किया और इस पर रोक लगाई। विधवा पुनर्विवाह, छोटी छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। जब लड़का
मर जाता था तो छोटी सी लड़की विधवा हो जाती थी, पूरी उम्र वह शादी नहीं कर सकती थी। ये भी बुरी प्रथा थी, इसको अंग्रेजों ने बंद किया। परंतु जो हमारे रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने अपने समाज के खिलाफ समझा इन सबको और अंग्रेजों के खिलाफ वे हो गए। तो ये सामाजिक कारण भी अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को भड़काने में सफल रहे। आर्थिक कारण में अंग्रेजों की जो कर व्यवस्था थी उसने बिल्कुल भारतीय किसानों को बर्बाद कर दिया। उसने भूमि का स्थायी बंदोबस्त कर दिया, भूमि कर निश्चित कर दिया। जब बाढ़ आ जाती थी या अकाल पड़ जाता था, किसान के खेत पर कुछ भी पैदा नहीं होता था, तब भी अंग्रेज अधिकारी उनसे कर की वसूली करते थे। इससे भारतीय किसान और जमींदार बिल्कुल बर्बाद हो गए। दूसरी तरफ भारत के अंदर जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वे भी बर्बाद हो गए, क्योंकि भारत में जो उत्पादन होता था, कच्चा माल जो पैदा होता था, उस सारे कच्चे माल को अंग्रेज इंग्लैंड के अंदर ले जाते थे और वहां से तैयार माल लेकर के भारतीय बाजारों में ला करके उसको बेचते थे। इससे भारत के जो उद्योग धंधे थे, छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, बिल्कुल बर्बाद हो गए। जो शिल्पकार थे, बुनकर थे, सबका धंधा चौपट हो गया। तो आर्थिक रूप से बिल्कुल भारत को चकनाचूर कर दिया। इससे भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। चौथा कारण धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीय धर्मों का मजाक उड़ाते थे। ईसाई मिशनरियों ने खूब भारत के अंदर ईसाई धर्म का प्रचार किया। कुछ जो सैनिक थे उनको समुद्र पार लड़ने के लिए भेजते थे। ये भी अपने धार्मिक क्षेत्र के अंदर लोग हस्तक्षेप समझते थे, क्योंकि भारत के अंदर समुद्र पार जाना अपशगुन माना जाता था, धर्म भ्रष्ट हो जाता है ऐसा माना जाता था। तो ईसाई धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर रहे थे और जो ईसाई धर्म को अपनाएगा वो पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। बाकी दूसरे धर्मों को जो मानते थे, दूसरा धर्म परिवर्तन करते थे, उसमें व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति से बेदखल हो जाता था। अगर कोई ईसाई धर्म अपनाता था तो पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होता था। इस प्रकार लोग समझ गए कि हमारे धर्म को ये भ्रष्ट करना चाहते हैं, ईसाई धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहते हैं। इससे भी लोग अंग्रेजों के नाराज हो गए और क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। सैनिक कारण। भारत के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी, इंडो ब्रिटिश आर्मी थी, तो उसके अंदर सैनिकों का अनुपात 5:1 था। 5 भारतीय सैनिक, 1 भारतीय सैनिक। परंतु भारतीय सैनिकों को ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था, उनके प्रमोशन न के बराबर थे और जो भारतीय सैनिकों को वेतन मिलता था वो भी अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम था। तो इस प्रकार जो भारतीय सैनिक थे, परेड के समय भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अंग्रेज अधिकारी गाली गलौज करते थे। इससे जो भारतीय सैनिक थे वे अंग्रेजों से नाराज हो गए और विद्रोह करने पर उतारू हो गए। लास्ट इसका कारण था तात्कालिक कारण या कहिए चर्बी वाले कारतूस। 1856 में भारतीय सैनिकों को नई राइफल दी गई, नई इनफील्ड राइफल दी गई और उन नई राइफलों के अंदर जो कारतूस भरा जाता था उसको मुंह से छीलना पड़ता था और सारे सैनिकों के अंदर एक अफवाह फैल गई, या ये सच्चाई थी या अफवाह थी कि कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदू सैनिक गाय को पवित्र पशु मानते हैं, अपनी माता के समान दर्जा देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। दूसरी तरफ जो मुस्लिम सैनिक थे वे सूअर की पूजा करते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। तो इस प्रकार उनके मांस को उन सैनिकों ने अपने मुंह में लेना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिक बिल्कुल नाराज हो गए और विद्रोह करने पर उतारू हो गए। सैनिकों ने सबसे पहले दमदम
पश्चिमी बंगाल के अंदर दमदम है, फिर बैरामपुर, फिर बैरकपुर। बैरकपुर की छावनी के अंदर तो एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, ये इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बने। देश के विभिन्न हिस्सों में सैनिकों ने इन राइफलों का बिल्कुल प्रयोग करने से बंद कर दिया। तो इसी कारतूसों के कारण ही सबसे पहले क्रांति का जो वास्तविक बिगुल बजा मेरठ के अंदर बजा। मेरठ के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 10 मई को यह विद्रोह हुआ और मेरठ के सैनिक 11 मई को दिल्ली आ गए और उन्होंने जो बूढ़ा मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय या जफर कहिए, उसको भारत का नरेश घोषित कर दिया और उसके नेतृत्व में क्रांति का बिगुल बजा दिया। उस समय वो काफी बूढ़ा हो चुका था, तो उसका जो सेनापति था बख्त खां, दिल्ली के अंदर विद्रोहियों का और बरेली के अंदर उस बख्त खां ने ही नेतृत्व किया। दूसरी तरफ कानपुर के अंदर जो नाना साहिब था, जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसका दत्तक पुत्र था। तो उसके जो पेशवा के अधिकार थे नाना साहब को नहीं दिए गए, उसका पुत्र उसको नहीं माना गया, उत्तराधिकार उसको नहीं दिया गया। तो उसने कानपुर के अंदर विद्रोहियों का नेतृत्व किया। झांसी के अंदर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उसको भी जो गोद लिया हुआ पुत्र था उसको मान्यता नहीं दी गई। तो झांसी की रानी झांसी के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। दूसरी तरफ जो तात्या टोपे था नाना साहब के साथ ही था कानपुर के अंदर और ग्वालियर के अंदर उसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। इधर लखनऊ के अंदर जो अवध की रानी थी, अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह, उस पर कुशासन का आरोप लगा करके उसका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो उनको कलकत्ता भेज दिया गया था। उनकी रानी थी बेगम हजरत महल, उसने भी क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा और क्रांतिकारियों के साथ वो स्वयं अपने हाथी पर बैठकर आई क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ाने के लिए। उधर बिहार के अंदर जो कुंवर सिंह था आरा के अंदर, तो उसने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। एक समय तो ऐसा लगा बिल्कुल ब्रिटिश साम्राज्य का नामो निशान भारत से मिटा दिया गया है, परंतु जल्दी ही अंग्रेजों ने स्थिति को संभाल लिया। कुछ हमारे देश के जो देशी राजा थे उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, तो उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा भारत में अपना शासन स्थापित करने में सफल रहे। जो झांसी की रानी थी वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और जो हरियाणा के अंदर अहिरवाल क्षेत्र में राव तुलाराम थे, उन्होंने भी उस क्षेत्र से अंग्रेजों को मार भगा था। रेवाड़ी क्षेत्र से बिल्कुल अंग्रेजों का सफाया कर दिया था। तो इस प्रकार एक बार तो ब्रिटिश साम्राज्य का नामो निशान मिट गया, परंतु धीरे धीरे कुछ देशी राजाओं ने जो अंग्रेजों का साथ दिया, उनकी सहायता से फिर अंग्रेजों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो जो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे उन पर प्रकाश डालेंगे। यूपी के अंदर जो मेरठ है, यहां से शुरुआत हुई, यहां मेरठ है। फिर दिल्ली के साथ यहां पर हरियाणा के अंदर रेवाड़ी, लखनऊ, बेगम हजरत महल, कानपुर के अंदर नाना साहिब, फिर ग्वालियर के अंदर जो तात्या टोपे था और नाना साहिब, और झांसी यूपी के अंदर है झांसी, तो यहां पर भी विद्रोह हुआ। और बिहार के अंदर जो बूढ़ा था 80 वर्षीय कुंवर सिंह,
उसने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे और ये विद्रोह के सफल होने का एक कारण जो विद्रोह का केवल उत्तर भारत तक ही सीमित रहा विद्रोह, दक्षिण भारत में विद्रोह नहीं हुआ तो भी ये विद्रोह असफल होने का कारण रहा। परंतु असफलता के कारणों पर हम बाद में अगली वीडियो में प्रकाश डालेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जो विद्रोह के प्रमुख कारण थे उन पर हमने प्रकाश डाला है। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।